हेलो गाइस, अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो हिस्ट्री में क्या देखा था हमने कि एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से दो क्लासिफिकेशन था। एक था हमारा कि रिलीजियस चेंजेस, एक था पॉलिटिकल चेंजेस। रिलीजियस चेंजेस में क्या था कि जैनिज़्म था, एक था बुद्धिज़्म। उसके बाद आता है पॉलिटिकल चेंजेस। तो पॉलिटिकल चेंजेस में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे स्टेट्स बनते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे पॉलिटिकल चेंजेस, जिसमें कि हमारा शुरुआत होगी मगध का स्टार्टअप, मतलब कि मगध राज्य साम्राज्य का उदय से हम आज शुरू करेंगे। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले इसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मगध एम्पायर अब यहाँ से शुरू, कहाँ से शुरू होगा ये 600 BC से 24 BC तक शुरू हो जाएगा मगध एम्पायर। इसमें कुछ इम्पोर्टेंस डायनेस्टीज़ हैं, जो कि केवल इसमें डायनेस्टी का नेम और उसके फाउंडर का नाम पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो एज सच बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा जो सीक्वेंस चलेगा, क्या नाम है, मगध का, मगध डायनेस्टी का, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम बीच से शुरू नहीं करेंगे, तो इसलिए स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें भी कंसिडर होंगी उसमें एक सीरीज़ के फॉर्म में, ठीक है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। मगध एम्पायर, तो नियर 600 BC में क्या होता है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा, ठीक है। तो मगध का इस तरह से सामने आने का जो मतलब कि टाइम शुरू होता है वो हर्यक वंश के शासन के साथ होता है। तो फर्स्ट क्या हमारी डायनेस्टी हो गई मगध एम्पायर की, हर्यक डायनेस्टी। और जो इसका फाउंडर था उसका नाम था क्या, बिंबिसार। और उसकी जो राजधानी थी उसका नाम था गिरिव्रज, और इसके पुराना नाम था राजगृह। उसके बाद क्या होता है कि अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का बेटा होता है, और मगध की गद्दी पर बैठने के लिए या मगध की गद्दी को पाने के लिए वो अपने पिता को ही मार देता है, मतलब कि बिंबिसार की हत्या कर देता है और मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। ये हो गया अजातशत्रु, ठीक। और अजातशत्रु का पूछ लेता है कि बचपन का नाम क्या था, कुड़िक नाम था, इसका एक नाम कुड़िक था। उसके बाद आता है नेक्स्ट डायनेस्टी, जो कि है उदयन। उदयन डायनेस्टी में क्या होता है कि ये अजातशत्रु का बेटा है। सेम प्रोसेस इसने भी फॉलो की मगध की गद्दी को पाने के लिए। इसने अपने फादर अजातशत्रु को भी मार दिया और मगध की गद्दी पर बैठा। और एक क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने की थी, ठीक है। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में क्या इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा तो नहीं है, बट इसमें ये है कि इसका अंतिम जो राजा था या फिर जो भी शासक था उसका क्या नाम था, उसका नाम था नंदीवर्धन। ये हो गया कंप्लीट हमारा। फिर आता है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में क्या है कि इसके जो फाउंडर हैं नंद डायनेस्टी के, वो हैं महापद्मानंद। और इसमें एक धनानंद थे। धनानंद सिकंदर के टाइम का था। सिकंदर अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो धनानंद को ही मार करके आगे हम जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मौर्यन साम्राज्य या फिर मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है। तो ये जो कुछ बेसिक्स थे इम्पॉर्टेंट हमारी डायनेस्टीज, बस जस्ट इनका नेम और फाउंडर हमको याद रखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब हम आते हैं, अब हमारा आता है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मगध एम्पायर। अब यहाँ से हमारे जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यहीं से पुटअप होते हैं। तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहने की ज़रूरत है, सो प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट हियर। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। वो तो हमारा ठीक है एक सीक्वेंस था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं और इम्पॉर्टेंट्स भी हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू रीड, ओके। तो उसमें क्या होता है कि मगध एम्पायर में फर्स्ट मैंने लिया मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का जो हमारा उदय कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि जो नंद वंश था उसमें एक घनानंद था, ठीक है। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो गुरु थे चाणक्य की हेल्प से घनानंद की हत्या कर दी। और फिर क्या होता है कि मौर्य वंश की फाउंडेशन रखी, ठीक। तो ये हो गया इसका कि मौर्य डायनेस्टी एंड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड नंदास। इतना समझ में आया, ठीक। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर विच नेम इज़ कौटिल्य।
उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था मुद्रा रक्षक, और किसके द्वारा लिखी गई, वो थी विशाखदत्ता। इसमें क्या है कि इसमें ऑल समरीज अबाउट द मौर्य डायनेस्टी, इसमें सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इसमें दे रखा है मुद्रा रक्षक में, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के बारे में। अब क्या होता है कि फॉट अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त का जो मतलब कि लड़ाई होती है किससे होती है, सेल्यूकस निकेटर से, और इसमें ये सेल्यूकस निकेटर को क्या नाम है, हरा देता है। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि अपना एक एम्बेसडर जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसको भेजता है कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। और फिर मेगास्थनीज यहाँ आकर के एक बुक लिखता है अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में, जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। तो इंडिका रिटन बाई हुज, मेगास्थनीज, ओके। उसके बाद क्या आता है कि एक दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया जो कि हमारा हो जाएगा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसकी मृत्यु कहाँ हुई, तो उसकी मृत्यु जो होती है श्रवणबेलगोला में होती है, एक ये हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम था, उसको बोलते हैं सैंड्रोकोट्स भी कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद आता है नेक्स्ट डायनेस्टी जिसका नाम है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। तो बिंदुसार का क्या नाम था, दूसरा नाम इनका नाम था अमित्रघात, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो बिंदुसार है वो मगध की गद्दी पर बैठा। तो उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 रिवोल्ट्स होते हैं। तो उस रिवोल्ट्स को मतलब कि ख़त्म कराने के लिए या फिर उसको सुलह कराने के लिए उसने अपने बड़े पुत्र सुशिम को भेजा कि जाओ उसको क्लियर करो। तो क्या होता है कि वो उसमें सक्सेस नहीं होता है। फिर बिंदुसार अपने छोटे बेटे जिसका नाम अशोक था उसको भेजता है उस रिवोल्ट को सप्रेस कराने के लिए। तो सप्रेस किसने किया उसको, बाई अशोका, ठीक है। तो वो रिवोल्ट खत्म किसके थ्रू हुआ, अशोक के थ्रू। और बिंदुसार जो था वो किसका फॉलोअर था, वो फॉलोअर था आजीविका सेक्ट्स। अब आजीविका सेक्ट्स क्या होता है, एक हमारा था बुद्धिज़्म, एक था हमारा था जैनिज़्म, और एक हमारा था आजीविका सेक्ट्स। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म तो बहुत काफ़ी ज़्यादा उसका फैला हुआ, बहुत लोगों को जानते हैं, लेकिन इसको कोई नहीं जानता है, इसको बहुत कम ही लोग जानते हैं। जिसमें क्या था कि प्री डिटरमाइंड, इसमें क्या थी कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि जीव आगे का फ्यूचर हमको नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, बट इसमें इनका ये मानना था कि हमारी सारी चीज़ें हमारे जीवन के बारे में पहले से ही लिखित है, कैसे क्या होगा, क्या टाइम आएगा। तो ऐसा इस धर्म में मानना था। तो ये इस धर्म को फॉलो करते थे आजीविका सेक्ट्स को, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं बिंदुसार के बाद। बिंदुसार के बाद आता है कौन, अशोक। तो अशोक का टाइम पीरियड क्या होता है, 268 से 232 BC तक, यहाँ तक हमारा रहता है अशोक का टाइम पीरियड। तो 260 BC में अशोक का युद्ध होता है कलिंग वार, ठीक है, जिसको बोलते हैं कलिंग वार, फॉर्ट कलिंगा वार। इसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा खून खराबा मारपीट होती है कि उससे आहत होकर, उससे दुखित मतलब होकर के अशोक ने एक प्रण लिया कि आज से मैं इस प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं करूँगा जिसमें लोग मारे जाएं और उसमें खून खराबा हो। तो उन्होंने वहाँ से इस तरह का युद्ध करने को बंद करने के लिए अनाउंसमेंट किया, चेंजेस रीअनाउंस्ड वॉरफेयर, एक ये हो गया। फिर आता है कि शांतिपूर्ण तरीके से मैं युद्ध अब करूँगा, ठीक है। फिर आता है कि अशोक ने किस धर्म को फॉलो किया, तो अशोक ने बुद्धिज़्म को फॉलो किया विद द हेल्प ऑफ उपगुप्त मॉन्क। उपगुप्त कौन थे, एक भिक्षु थे बुद्धिज़्म रिलीजन के, ठीक है। तो उनके हेल्प से उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया। की जो विचारधारा थी, ठीक है, अपनी सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक उसको अपनी सोच को पहुंचाने के लिए उसने क्या किया, इंस्क्रिप्शंस बनवाने शुरू कर दिए, इशूड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ठीक है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या हैं, 2 हैं, मतलब 2 प्रकार के इनके अभिलेख थे, एक था रॉक एडिक्ट्स, एक था पिलर एडिक्ट्स, ओके। तो रॉक में क्या होता है हमारा, किसको बोलते हैं, शिलालेख, इसको बोल देते हैं स्तंभ लेख, ठीक। तो इसके बाद क्या है कि अशोक ने सांची में एक स्तूप बनवाया था, जो कि कहाँ पे है, सांची का स्तूप कहाँ बनवाया था, MP में, ठीक है। बहुत बड़ा स्तूप है सांची का, आप लोग को पता होगा। फिर जो ये इनका रॉक एडिक्ट्स था वो किस लैंग्वेज में लिखा था वो बताऊंगी मैं। और उसके बाद उसको फर्स्ट टाइम किसने पढ़ा था, उसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप्ट्स ने, ठीक है।
फिर उसमें क्या होता है कि अशोक अपने धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र और पुत्री, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, उनको भेजते हैं श्रीलंका कि धर्म का और प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैलाव हो। फिर क्या होता है, पहले इतना पढ़ लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। तो फिर होता है कि इन्होंने प्रोपोगेट हिज थॉट पीपल इश्यूड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस बनवाए। अशोकास इंस्क्रिप्शंस टू टाइप्स, विच रॉक एडिक्ट्स एंड सेकेंड वन इज पिलर एडिक्ट्स। ओके, आफ्टर दैट इन्होंने अपने धर्म का प्रचार यहाँ से यहाँ तक कराया, अफगानिस्तान से बंगाल तक एंड नेपाल से कर्नाटक तक। एक ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो इंस्क्रिप्शंस थी, जो लिपि थी, वो थी प्राकृत लिपि, प्राकृत लैंग्वेज। ओके, और एक था ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स। मोस्ट ऑफ दी इंस्क्रिप्शंस इनके दो लैंग्वेजेस में थे, एक था प्राकृत, एक था ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो प्राकृत क्या हो गई, जो हमारी आम जनता बोलती है उसे बोलते हैं प्राकृत, और ब्राह्मी संस्कृत लैंग्वेज को बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक था पाली लैंग्वेज, जो कहाँ पे यूज हुआ था, वो यूज हुआ था हमारा बुद्धिज़्म के टाइम पीरियड में। ठीक है, एक ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने अभी आपको बताया कि जेम्स प्रिशिप्स ने इनके इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो अशोक थे वो अपने आप को बोलते थे देवानाम प्रियदर्शी, मतलब कि बिलव्ड ऑफ गॉड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं देव का प्रिय हूँ। ठीक है, जो देव का प्रिय है उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी, कुछ ऐसा। ठीक है, फिर क्या होता है कि मांस की एडिक्ट्स, ये कहाँ क्या है, मांस की एडिक्ट्स जो कि मिलती है कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, तो अशोक रियल नेम इसी में मिलता है, मांस की एडिक्ट्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन बिटवीन ऑल इज़ 13। जितने भी इनके इंस्क्रिप्शन थे उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन था वो था 13वां इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, सो टॉक्स अबाउट कलिंगा वॉर, रिनोवेशन ऑफ वॉलफेयर। तो इसमें क्या बताया गया है 13वें एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शंस में कि इन्होंने कलिंग का युद्ध किया, और वहाँ पे जो मतलब कि मैंने अभी आपको बताया ना कि खून खराबा को देख करके वहाँ पे उन्होंने रिनोवेशन कर दिया वॉरफेयर का, कि मैं अब ऐसी तरह से युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे हो गए अशोक के बारे में। और उसके बाद क्या होता है, एक होता है कांधार इंस्क्रिप्शंस। ये पूछ लेते हैं कि कांधार जो इंस्क्रिप्शन है वो कितने लैंग्वेजेस में, तो वो बाइलिंगुअल है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। फिर आता है अशोक धम्मा। धम्मा मतलब क्या होता है कि बिना मतलब कि शोर शराबा के, बिना मारपीट के, जो मार काट थी उसके बिना हम युद्ध लड़ेंगे, उसी चीज़ को इन्होंने धम्म बोल दिया था। ठीक है, तो ये हो जाता है अशोक धम्मा के, अब इस तरीके से मैं युद्ध करूँगा। तो ठीक है, फिर आई थिंक आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा यहाँ तक चीज़ें, क्योंकि सारी बहुत क्लियर हैं, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। तो अगर आपको समझ में आया हो ये लेक्चर हिस्ट्री का, तो आप इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सपोर्ट टू मी फॉर वायरल दिस वीडियो। एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।